राजस्थान जो है एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ सुरक्षा को लेके, बॉर्डर सुरक्षा को लेके काफ़ी एक सेंसिटिविटी है। तो सचिन पायलट की वजह से गुजर वोट नहीं शिफ्ट होगा। वोटर आज की तारीख में इतना जो है बेवकूफ़ अब नहीं रहा कि वो एक नेता के पीछे चले। ये देखिए, जब विधानसभा में चुनाव होता है तो उस वक्त थोड़ा सा एक लोकल नेता का एक फैक्टर होता है। केकड़ी, पुष्कर की बात की जाए, नसीराबाद, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 11% के आसपास गिरा है। तो यहाँ पर कांग्रेस अच्छा कर सकती थी, लेकिन अच्छा वोटिंग ही नहीं हुआ तो फिर संभावनाएं भी खत्म हो गई है। तो आप मानते हैं कि वहाँ पर ये तमाम जो समीकरण हैं वो इस बार रामचंद्र चौधरी पर असर डाल पाएंगे? हाँ, रामचंद्र चौधरी अच्छा कर सकते थे क्योंकि उनका ग्राउंड में नेटवर्क अच्छा था। वो लंबे समय से किसानों के बीच डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में लगातार काम करते आए हैं, लेकिन शुरू में ही उनकी इस तरीके की बयानबाजियां शुरू हो गई। इसके अलावा जो स्थानीय उनके नेता हैं जो विधानसभा में अच्छा कर रहे थे, उनका उतना सपोर्ट नहीं मिल पाना उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा है। और पायलट को लेकर भी, पायलट कभी भी उनके समर्थन में नज़र नहीं आए हैं। किसी भी सीट पर वो उतने अच्छे से प्रचार करने भी नहीं गए हैं। और पहले जब पूर्ववर्ती उनकी सरकार हुआ करती, जिस तरीके के बयान रामचंद्र चौधरी ने सचिन पायलट को लेकर दिए, तो जो अजमेर लोकसभा सीट जहां पर गुजर वोटर भी बहुत अच्छी खासी संख्या में है, वो भी उनके साथ नहीं गए। जाट तो अपने आप में डिवाइड हो गए, मुस्लिम उनके साथ चले गए हालांकि, लेकिन गुजर जो है उनका 50% वोट भी रामचंद्र चौधरी को नहीं पड़ा है, जिसकी वजह से ये लगभग तैसा हो गया है कि रामचंद्र चौधरी यहाँ पर हार रहे हैं। इसी बात को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूँगा नवीन जी की जो वहाँ पर गुर्जर मतदाता हैं, कहा जा रहा है कि जैसा रमेश जी बता रहे हैं, गुर्जर मतदाता वहाँ पर निर्णायक भूमिका में होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एकजुटता नहीं दिखाई कांग्रेस के लिए, जिस तरह से सचिन पायलट के लिए दिखाते थे। मैं एक दो बार वहाँ गया, उनका कहना था कि सचिन पायलट को कुछ भी कांग्रेस तरफ से नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जो उनकी नाराज़गी थी वो मुद्दा इस बार इस चुनाव में भी दिखाई दे रहा था। ज़मीन पर लोग बता रहे थे सचिन पायलट को वो लोग चाहते थे किसी प्रभावी भूमिका में रखा जाए, लेकिन नहीं मिली। तो क्या लगता है गुर्जर मतदाता इस बार किधर जा सकता है वहाँ का? गुजर अभी बीजेपी के पास है। अभी अगर हम संख्या की बात करें, 13.5-14% के आसपास जाट वोटर हैं और 12-13 के आसपास गुजर वोटर हैं, तो टक्कर लगभग बराबर की होती है। आपने पिछले सवाल में सचिन पायलट की बात की थी, दूदू की, तो मैं अभी 2014 के आंकड़े चुनाव के देख रहा था, जब सचिन पायलट खुद वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव में दूदू से 52,700 वोट आए थे और सावरमल चौधरी को, जाट को सावरलाल जाट जी को 79,000 वोट्स आते हैं। तो यहाँ पर उनके खुद के होने का तो उनको फ़ायदा ही नहीं मिला। वहाँ पर भी जो है वोट का डिफरेंस हमें 30,000-35,000 वोटों का नज़र आ रहा है। तो सचिन पायलट के खुद के होने का जिस चुनाव में आपको फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, वो फ़ायदा जो है आपको इसमें भी नहीं दिखने को मिलेगा। 19 में मोदी के ऊपर एक लोगों का भरोसा बढ़ा। इस बार लोग कह रहे हैं कि नाराज़गी है, पर नाराज़गी किस बात की है वो कहीं भी स्पष्ट निकल के नहीं आ रहा। नाराज़गी कांग्रेस के आरोपों में ज़्यादा निकल के आई है। जनता से जब आप 19 में देखेंगे वोटर जिस तरह से जोश से निकला था, तो वोटर जोश से दो चीज़ों पर निकलता है कि या तो जो स्कीम्स हैं वो पसंद आई हैं या पूरा धराशायी कर देना है। तो हमने पिछली बार देखा कि वोटर पूरे जोश में आया, कहीं भी एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स नहीं थे। इस बार भी एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स नहीं है। तो गुजर वोटर्स के पास मुझे रीज़न नहीं दिखता कि वो मोदी को छोड़ के सचिन पायलट की वजह से, क्योंकि न कांग्रेस की सरकार बननी है, तो सचिन पायलट क्या पाएंगे अगर उनके नाम पर कुछ वोट पड़ भी जाए। सचिन पायलट का इम्पैक्ट जो मुझे लगता है वो विधानसभा में फिर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उनको दिखता है कि कांग्रेस आएगी तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सेंटर में कांग्रेस का आने की संभावना नहीं है। तो सचिन पायलट की वजह से गुजर वोट नहीं शिफ्ट होगा। वोटर आज की तारीख में इतना जो है बेवकूफ़ अब नहीं रहा कि वो एक नेता के पीछे चले। आप पिछले कुछ चुनावों में देखें, पिछले 10-12 वर्षों के अंदर हमें ये फ़र्क धीरे धीरे नज़र आना शुरू हुआ है। 15 साल पहले से धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ कि नेता का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन एक नेता की जाति से लोकसभा में वो पूरा इम्पैक्ट नहीं हो रहा। 2009 में भी हमने रिजल्ट इसी तरह के परिणाम देखे, सरकार के पक्ष में वोटिंग तब हुई थी कांग्रेस के। यही हम 2014 में देखते हैं, यही हमने 19 में देखा। तो इस समय जो है वो सिर्फ सेंटर का सबके सामने फेस है कि एक फेस को लेकर हमें वोट करना है। उस फेस के ऊपर कितना ट्रस्ट है, कितना ट्रस्ट नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी से वोटर्स का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, उस दिन सचिन पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो गुजर वोट अपने आप ही कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पर फिलहाल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ट्रस्ट लोगों का अभी भी है। भाजपा कह रही है कि हमने विकास पे वोट मांगा है। पहली जो वंदे भारत चलाई गई अजमेर से, पहले जयपुर चलानी थी, फिर उसको अजमेर भेजा गया। भागीरथी जी ने उसको लिखा विधिवत कि मैंने अजमेर मांग की। भाजपा ने वहाँ पर थोड़ा सा पुष्कर धाम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें करी। तो इससे कहीं एक हिंदू वोटर्स को एक तरफ लाने की कोशिश तो नहीं की गई? देखिए, विकास का हिंदू वोटर से मतलब नहीं है ना, विकास तो सबके लिए है। मुस्लिम्स हो चाहे हिंदू हो, पिछले काफ़ी समय में कुछ एक चीज़ें जो बीजेपी के पक्ष में है, जिसको बहुत सारे एनालिस्ट नहीं देख रहे हैं।
होता क्या है कि हम आर्म चेयर में, एसी में, और चूंकि अभी भी हम संतोष जी के साथ यहाँ धूप में खड़े होकर पसीना बहा के आज बात कर रहे हैं, तो ये आर्म चेयर एनालिसिस करना अलग है। उनको लगता है कि यहाँ ग्राउंड से मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा वो जनता को अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसा नहीं होता। ग्राउंड पर लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ जयपुर के पास के ग्रामीण क्षेत्र की। मैं वहाँ पर एक प्रधानमंत्री आवास योजना के काम था, वहाँ पर कुछ घरों में सर्वे कर रहा था किधर वोट जाएंगे। तो एक 16-17 साल की बच्ची थी और 25 साल वोट देने लायक हो गई होगी, 2 साल पहले की घटना है। तो उस बच्ची से मैंने ये पूछा कि घर किसने दिया, तो उसने कहा सरकार ने दिया। तो मैंने कौन सी सरकार ने, तो उसको नहीं पता, बीजेपी कांग्रेस से नहीं पता है। तो फिर उसे मैंने पूछा कि अशोक गहलोत ने दिया है, तो नहीं जानती। वसुंधरा राजे ने दिया है, नहीं जानती। तो किसने दिया, तो कहती मोदी ने दिया है। तो मोदी का जो ब्रांड है वो इतना स्ट्रांग हुआ है, ये नीचे तक जो उस बच्ची के घर में जो पेड़ के नीचे कहीं रहते थे पत्तों का पूरा वो बिछा के, उसको घर में जाने के बाद आपको लगता है कि आने वाले 25 साल में भी आप उसको इसलिए बदल देंगे कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं या नरेंद्र मोदी कुछ और बात करते हैं। तो ये नीचे ग्राउंड पे बहुत सारा बेनिफिट मिला है लोगों को, उस बेनिफिट को ये आर्म चेयर एनालिस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ हिंदू वोट की बात नहीं है, मुसलमानों में संभवतः हिंदुत्व की वजह से नाराज़गी है। अदरवाइज स्कीम्स का जो क्रियान्वयन हुआ था उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, पार्टी को मिलेगा। अगर जनधन योजना जब आई थी उस अकाउंट का कांग्रेस ने विरोध किया। अब गरीबों को पैसा तो उसी अकाउंट के थ्रू मिल रहा है, और वो अकाउंट जो है हिंदू मुसलमान देख के तो खुला नहीं है। तो मुसलमान भले ही हिंदू के नाम पे बीजेपी का विरोध करे, लेकिन जो पैसा किसी हिंदू को मनरेगा में उसका कोई ठेकेदार खाता था, वो मुसलमान का भी खाता था। वो पैसा अब हिंदू को पूरा मिल रहा है तो मुसलमान को भी पूरा मिल रहा है। तो सर विकास के अंदर हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है। बाकी बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो वो जो एक वोटर है, फिक्स वोटर, वो तो उनके साथ रहना ही है। जो हमने कहा कि 38% वोटर हमेशा बीजेपी का भरोसा करता है, वो संभवतः वही वोटर है जो हमेशा उसके साथ रहा है, वो डटा हुआ है यहाँ पर, वो रहेगा। उसके अलावा बाकी वोटर बीजेपी के विकास के ऊपर, प्लस हिंदुत्व एक बोनस पॉइंट हो जाता है। अब समझते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी चलती है कास्ट किंग की। अजमेर भी एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर अलग अलग जातियों के अलग अलग नेता पाए जाते हैं। रघु शर्मा को ब्राह्मणों का नेता माना जाता है, राम स्वरूप लांबा को जाटों का नेता माना है, उनके फादर बड़े लीडर रहे, सचिन पायलट दूदू के जो डिप्टी सीएम हैं, तब प्रेमचंद बैरवा, तमाम वहाँ लीडर हैं अलग अलग जो कास्ट किंग के तौर पे देखे जाते हैं। नवीन जी कहना है कि छोटे जो नेता, जो स्थानीय नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ ऐसा? जी देखिए, जब विधानसभा में चुनाव होता है तो उस वक्त थोड़ा सा एक लोकल नेता का एक फैक्टर होता है, पर जब लोकसभा के आप बड़े कैनवास पे चुनाव को देखते हैं तो लोकल नेताओं का एक सपोर्टिंग एक छोटा उसका जो रोल होता है वो छोटा हो जाता है। जाति समीकरण जरूर इस बार काफ़ी हावी दिखे हैं चुनावों में, और जो पार्टियां प्रत्याशियों का चयन भी करती हैं तो उसमें जाति फैक्टर देखते हैं। जैसे दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, भले रामचंद्र चौधरी हों या भागीरथ चौधरी हों, दोनों जाट कम्युनिटी से आते हैं। जो अच्छी खासी 16-17% उस कम्युनिटी का वोट है अजमेर में, तो जाति फैक्टर देख के टिकट दिया है, दोनों पार्टियों ने उसी को देखा है। और पर यहाँ वही बात आ जाती है कि लोकसभा में किसको लेके आना है। जैसे बीजेपी ने जो बड़े मुद्दे उठाए हैं, 370 का हो, राम मंदिर का हो या बॉर्डर सुरक्षा का हो, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान जो है एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ सुरक्षा को लेके, बॉर्डर सुरक्षा को लेके काफ़ी एक सेंसिटिविटी है। मैंने बॉर्डर एरियाज़ में देखा है उस चीज़ को। तो लोग चाहते हैं कि देश सुरक्षित और सुरक्षित हाथों में रहे। तो पिछले 10 सालों में जो स्थिति पाकिस्तान की हुई है नरेंद्र मोदी शासन में, कि कहते हैं कि आटे को के लिए भी मोहताज हो गया। और अभी जो बयानबाजी में आपने सुना भी होगा, हालांकि वो अजमेर के चुनाव के बाद वो बातें निकल के आई कि साहब चूड़ी नहीं पहनी तो चूड़ी भी। तो एक ये सेंसिटिव जो मुद्दे होते हैं और स्ट्रॉन्ग सरकार को लेकर ही लोकसभा में वोटिंग होती है, तो इसके खिलाफ कोई भी ऐसा कोई नैरेटिव जो है कांग्रेस की तरफ से खड़ा नहीं किया गया। आरोप प्रत्यारोपों से आगे पार्टी बढ़ी नहीं और वो बेरोज़गारी और विकास करती रही। पर अगर आप आंकड़ों में देखेंगे, जो भी स्टेट्स अभी हाल में आए हैं, तो ऑल टाइम लो जो है वो बेरोज़गारी है, ऑल टाइम लो जो महंगाई है। मुझे याद है कि 2014 में जब बीजेपी आई थी, उससे पहले पेट्रोल शायद 80 के आसपास था, तो आज वो राजस्थान में 104 रुपये है। तो अगर हम वैसे वैल्यूशन करते हैं महंगाई का, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली यूपी में तो 94 ही है, जहाँ से हम लोग काफ़ी घूमना फिरना हमारा रहता है। तो महंगाई का कोई मुद्दा विपक्ष खड़ा नहीं कर पाए। बेरोज़गारी का चूँकि ग्राउंड पे चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि साहब सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए, तो सरकार में इतनी नौकरियां नहीं है।
प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है, अभी अजमेर की तरफ आप जाएंगे, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, हाईवेज़ पे बहुत काम हुआ है, तो वो भी रोज़गार जनरेशन का एक पावर मशीन ही है। तो विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा रहा नहीं है, सिर्फ वो नरेंद्र मोदी को गाली देना और उनको घेरने के अलावा, जैसे अभी अजमेर चुनाव के बाद ही वो लेके आ गए कि मोदी अपना सक्सेसर बताएं, तो वो तो अपना बता नहीं रहे हैं, तो ये कैसे उम्मीद करते हैं कि जनता उस बात को हजम कर लेगी कि सक्सेसर बताएं, या कोई ऐसा मुद्दा जो जनता जानती है कि घर मिला है, पानी मिला है और अकाउंट में पैसा आ रहा है, किसान निधि आ रही है। तो इन मुद्दों से बाहर मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस ने कोई नैरेटिव सेट किया है। नैरेटिव सेट नहीं हुआ है। अब आप बताइए रमेश जी, वहाँ पर क्या नैरेटिव दिख रहा था आपको कि जिस तरीके से अजमेर को कांग्रेस बहुत सेफ जोन मान रही थी, वहाँ पर तमाम सर्वे हुए, विधानसभा में सरकार इनकी गई है कुछ दिन पहले, जब ये कोई मुद्दा बोलते थे सो गलत, तो लोग कहते थे कि अभी तो आप सरकार में थे, कुछ कर नहीं पाए। आपको लगता है क्या ये पेपर लीक का मामला है, तमाम मुद्दे युवाओं में वहाँ दिखाई दे रहे थे? देखिए, अजमेर की जनता की बीजेपी के साथ जाने की एक बड़ी मजबूरी ये भी थी कि जो उनके ज़्यादातर जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी ही उन समस्याओं का समाधान कर सकती थी। सबसे पहला है स्मार्ट सिटी। अजमेर को जोधपुर जैसे बड़े शहर को दरकिनार करते हुए अजमेर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया। 4 राजस्थान के ऐसे शहर थे, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। जोधपुर को दरकिनार किया। तो स्मार्ट सिटी योजना केंद्र की योजना है, पूरा कौन कर सकती है? केंद्र सरकार। तो वो एक उनकी मजबूरी है। पुष्कर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का काम, उन लोगों को अभी भी उम्मीद है, जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसी तरीके से पुष्कर का भी कॉरिडोर बनाए। अब वो मांग कौन पूरी कर सकता है? अल्टीमेटली उनकी उम्मीदें हैं कि मोदी सरकार ही पूरा कर सकती है। पेयजल की वहाँ पर बड़ी समस्या है। बीसलपुर का पानी आता है लेकिन नहीं मिलता। हाँ, नाकाफ़ी है, पूरा नहीं मिल पाता। ये योजना चूंकि अब स्टेट में गवर्नमेंट आ चुकी बीजेपी की, अल्टीमेटली ये योजना भी उनके लिए पूरी कर सकती है वो बीजेपी। तो इस तरीके के जो तमाम मुद्दे हैं, और सड़क से रिलेटेड भी है, अभी भी कोटा हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो जुड़ नहीं पाया प्रॉपर तरीके से। तो नेशनल हाईवे भी अगर निकलता है, स्टेट हाईवे भी निकलता है, तो वो बीजेपी ही पूरा कर सकती है। तो वहाँ की स्थानीय जनता की मजबूरी भी यही है कि अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाती है तो उनकी जो सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं उन समस्याओं का समाधान भी मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए भी वो थोड़ा बहुत उस फेवर में है। इसीलिए विकास का ज़्यादा वहाँ पर कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पाया कांग्रेस की तरफ से। हाँ, कोई उनकी तरफ से भी उतना कोई एक बेहतर तरीके से या फिर अच्छे मुद्दे उछाले भी नहीं गए कांग्रेस की तरफ से कि हम अजमेर के लिए ऐसा कुछ कर देंगे वहाँ पर। मतलब वो एक प्रॉपर तरीके से बीजेपी ने इस तरीके से फील्ड किया। लोकल लीडरशिप का भी बीजेपी को साथ मिला, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट को नहीं मिल पाया। तो मुद्दों के साथ जनता अलाइन हो गई और जो लीडर्स थे उनका कांग्रेस को साथ नहीं मिल पाया। तो अल्टीमेटली एक अच्छा खासा जो फेवर मिलना चाहिए था भागीरथ चौधरी को। और उनके साथ एडवांटेज ये भी है कि एक सामान्य सी पृष्ठभूमि से आते हैं और किस्मत के वो अच्छे खासे धनी माने जाते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं वो भागीरथ चौधरी के पक्ष में जाते हैं। अब फाइनल कट लेंगे आपसे कि जिस तरीके का हमारे साथ बातचीत हो रहा है, अब ये फाइनल कट है कि एग्जिट पोल जो है एबीपी लाइव का, उसमें कौन जीत रहा है, भाजपा या कांग्रेस? बीजेपी। आपके हिसाब से रामचंद्र चौधरी हार सकते हैं कांग्रेस वाले? बड़े आराम से हार सकते, नहीं हार रहे हैं जी, हार रहे हैं। अब आप बताइए सर, क्या फाइनल कट क्या है, एग्जिट पोल में क्या है, जीत कौन रहा है? नहीं, जीत तो भागीरथ चौधरी की साफ साफ नज़र आ रही है। और लग रहा है कि जैसे पिछली बार भी उनका अच्छा मार्जिन था, तो इस बार हो सकता है उतना मार्जिन ना हो, पर मुझे लगता है 2-2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से वो आराम से जीत रहे हैं। जीत जाएंगे। फाइनल कट क्या है, बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस क्योंकि मतदान भी कम हुआ है वहाँ पर? हाँ, मतदान कम होने का असर ये होगा कि पिछली बार भागीरथ चौधरी 4 लाख वोटों से जीते थे। इस बार मतदान कम होने का परिणाम ये निकल सकता है कि 2.5 से 3 लाख का अंतर रहे। लेकिन बीजेपी जीत रही है आपके हिसाब से? हाँ, बीजेपी के भागीरथ चौधरी जीत रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पत्रकारों का पैनल था हमारे साथ। अजमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी की लीड बताई जा रही है। यहाँ पर 3-0 से यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो समीकरण वहाँ के कहते हैं वो यही कह रहे हैं कि भागीरथी चौधरी भले विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उनकी स्थिति जमानत जब कराने जैसी हो गई थी, उनका विरोध भी हुआ था टिकट न दिया जाए लोकसभा का, फिर भी वो टिकट लेकर के आए। रमेश जी की बात का पूरी तरह से उस टिकट में ये छाप दिखती है कि वो भाग्य के लकी हैं, उनका भाग्य अच्छा है और इसलिए उन्हें ये जो टिकट दिया गया है ये माना जा रहा है कि अब जीत भी उनकी पक्की होगी। तमाम सारे समीकरण उनके पक्ष में हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने खुद सभाएं की थी, वहाँ पर दौरे हुए थे, विधानसभा में बहुत वहाँ पर ताकत झोंकी गई थी, नेताओं को लगाया गया था। तो इसका मतलब ये साफ दिख रहा है कि एग्जिट पोल जो है वहाँ पर अजमेर में बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।